बेनज़ीर, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? क्या सोशल मीडिया पर उम्र की बुनियाद पर पाबंदी लगाना दुरुस्त कदम है? अलीना, मैं तो बिल्कुल भी पाबंदी के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप इस किस्म की पाबंदियाँ लगाते हैं तो लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं उस पाबंदी से निकलने के लिए। ये जो ऑस्ट्रेलिया में लगी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कि वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उन्हीं बच्चों ने बाद में रिपोर्टरों को, सहाफ़ियों को बताया कि हमने तो एग्जैक्टली। पहले से अपने फेक फेक हाँ प्रोफाइल्स हाँ बना हाँ। लिए हैं। हम तो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचें, जब इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो कितना ख़तरनाक किस्म का नुकसानदेह मवाद जो है उनका रसाई इन बच्चों को हासिल होती है और इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। मेरी अपनी एक 13 साल की बेटी है, अभी वो टीनेजर बनी है और हमारे घर में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि उसको इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलने दें या ना दें, क्योंकि अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, खास तौर पे यंग लड़कियों के लिए, जो बॉडी इमेज के हवाले से होती हैं, जो बड़ी खतरनाक होती हैं। लेकिन इस किस्म की जब आप लेजिस्लेशन करते हैं या इस किस्म की आप पाबंदियां लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। इसके बजाय मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि वालदेन को एजुकेट किया जाए कि क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आप देख सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। बच्चों को एजुकेट किया जाए ओके। कि ठीक है, अगर आप ठीक है। सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनको आपको नज़र में रखना चाहिए, प्रेडेटर्स होते हैं, किस किस्म का कंटेंट होता ठीक है। है ये। और सबसे अहम, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन पे दबाव डाला जाए कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए अच्छा, ये बच्चों जो के लिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर पाबंदी का कानून है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही दबाव डालता है, इसलिए मुनफरिद भी है, लेकिन उनको ये बैन अकाउंटबल भी कर बनाता देता है। है ना अलीना, ये हाँ, बैन भी तो कर देता है ना। बैन है, लेकिन लेकिन अगर पहले कहीं तो पे वायलेशन होगी, सोशल जैसे अभी हमें पता है कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया आज कि बहुत से बच्चे हैं जो कि एक्सेस करें फेक आईडीज बना के। अगर ऐसा होता है और इसकी खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जुर्माना होगा, ऑस्ट्रेलिया कानून कहता है। तो फिर बैन नहीं होना चाहिए ना। अब जैसे यूरोपियन यूनियन पे इस पे बात हो रही है कि फाइन लगे सोशल मीडिया कंपनीज पे अगर इस तरह की कोई एब्सोल्युटली। मालूमात है। हाँ हाँ हाँ। बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बैन का जो है वो गलत। अब देखिए, मेरे बताएं, 16 साल की उम्र के बाद अगर आपको सोशल मीडिया एक्सेस मिल अच्छा, जाता वैसे है तो 16 साल की क्या उम्र होती है, हम्म। फिर भी आपके पास एक्सेस बड़ी है वनरेबल इस होती है। किस्म की, बट ये इस बड़ा किस्म का गौरतलब कंटेंट है। जो हार्मफुल ठीक है है। बेनज़ीर, आपका पॉइंट आगे बड़ा गौरतलब है, इस वक्त सारी दुनिया इसकी इन्फोर्स कैसे होगी उसको देख रही है। बरतानिया में भी ऑक्सफॉर्म इसको देख रहा है, यूरोपीय यूनियन में ज़ाती तौर पर जानती हूँ इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, उसको देख भी रहा है। थैंक यू बेनज़ीर। मज़हर अब्बास साहब, आपसे ये जो कराची में ट्रैफिक कवानीन है इसके ऊपर सवाल हो रहा है। कराची में शारा फैसल पर रफ्तार की हद 60 किलोमीटर है। MQM का मुतालबा है कि हद रफ्तार 80 किलोमीटर शारा फैसल पर की जाए। आप इस मुतालबे पर क्या राय रखते हैं? देखिए, हम प्रॉपर ट्रैफिक सिस्टम बना ही नहीं पा रहे। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप जो यानी जो मेन रोड्स होती हैं उसमें ट्रैफिक स्पीड डिफाइन होती है, यानी एक एक फास्ट स्पीड होती है, एक एक नॉर्मल होती है और एक स्लो होती है। आपकी जो फास्ट स्पीड पे है वो अक्सर मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो फास्ट ट्रैक होता है वो फास्ट ट्रैक कहलाता है। उसमें उसमें आप लिमिट कर दें, बिल्कुल 60 की लिमिट जब आप करेंगे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। बाज़ खास रश आवर्स में तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत स्लो होती है। और फर्ज करें किसी को एयरपोर्ट पहुंचना हो, उसको देर हो रही हो, वो क्या करें उसमें? तो थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए। जो फास्ट ट्रैक है उसमें उसमें आप 80 की वो करें स्पीड, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। जो खास तौर पे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जी। क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उनका चाहे आप 2 ट्रैक कर दें मोटरसाइकिल्स के, एक तो ट्रैक्स बड़े होने चाहिए उनके कर दें, क्योंकि और मोटरसाइकिल्स अलग जो है कर वो दें। जाहिर है वो यूं घुमा के जिस तरह लेकर आते हैं, क्योंकि कोई कोई फास्ट आ रहा है, कोई मीडियम आ रहा है, तो किसी वक्त भी एक्सीडेंट का इम्कान होता है। लेकिन जो मेन रोड है, जैसे शारा फैसल है, तो शारा फैसल में आपको पता है कि ज्यादातर लोग जो एयरपोर्ट की अगर जाने जा रहे हैं या मलीर की तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ, तो एक ट्रैक तो फास्ट ट्रैक होने में कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है। उसको आप इन्फोर्स करें, कोई 100 की स्पीड पर ना जाए, लेकिन चलिए, एटलीस्ट ठीक 80 है, बिल्कुल 80 सही। और उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें बिल्कुल सही। कि डिपेंड करें कि आप, क्योंकि रश जी आवर में सर। तो वो वैसे ही चाहे फास्ट जी। ट्रैक हो वो जी। स्लो ही चल रहा होता ठीक है। है और सर। दूसरा, मोटरसाइकिलिस्ट को काम तौर पे और बसेस को, उनको आप स्ट्रीमलाइन करें तो बहुत से इश्यूज सॉर्ट आउट हो रिजॉल्व हो जाएंगे। जाएंगे। थैंक यू मज़हर अब्बास बाकी साहब। चीजें बिल्कुल सही। फ़खर दरानी साहब, आपसे पूछा जा रहा है, तहरीक इंसाफ ने माली मुश्किलात के बायस अपने अरकान पार्लियामेंट से पार्टी फंडिंग के लिए तनख्वाह का 10% देने की हिदायत की है, आपकी राय?
बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जो पीटीआई की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो पीटीआई के माजी के आदाद व शुमार अगर हम देखें जो इनको पार्टी फंडिंग के हवाले से, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें सबसे अमीर पार्टी थी। देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक्यूमुलेटेड जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती है वो हर पार्टी हर साल जमा कराने की पाबंद होती है कि उनको सालाना कितना फ़ंड मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सारी तफसीलात देनी होती हैं और टोटल कितने फ़ंड्स हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की भी नाअहली है कि ये हर साल ये इंश्योर नहीं कराती इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको कितना सालाना फ़ंड मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। यही वजह है कि पीटीआई को, अगर आपको याद होगा, वो माजी में जो फॉरेन फंडिंग का एक केस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसमें भी पीटीआई के अकाउंट्स के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए थे कि जो इन्होंने अकाउंट्स जमा कराए थे और जो तफसीलात दी थी कि 1.3 बिलियन रुपीज़ इनको जो है वो फ़ंड्स मिले थे कोई 2008 से 2013 तक, लेकिन जो एक्चुअल जो बैंक अकाउंट्स थे उनकी जब डिटेल्स वगैरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पता चली थी वो उससे कहीं ज़्यादा थी। तो ये इस वजह से इनकी एनॉमलीज वगैरह उस टाइम भी सामने आई थी। और अब ये जो इंटरेस्टिंग एक बड़ा इनके लिए आया है कि ये इतनी जो हैविली जो फंडेड और इनको डोनेशंस वगैरह मिलती है, उसके बावजूद भी अब पीटीआई को इस नौबत तक पहुंचना पड़ा कि अब इनके टोटल अगर आप देखें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कोई तमाम सूबों में और विफाक में कोई 350 के करीब हैं। यानी मिनिमम भी अगर आप किसी पार्लियामेंटेरियन की सैलरी वो देखें तो 5 लाख से कम तो किसी की भी नहीं है। तो इसका मतलब है 50,000 जो है वो तकरीबन, तो ये माहाना इनकी कोई 17 मिलियन ये एक इनको जो है वो डोनेशंस अगर ये पार्टी वाले देते हैं, उसके अलावा जो बैरून मुल्क से हैं, तो ये ऑडिट भी मेरा ख्याल है कि इसका होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो काम है रेगुलेट करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है ताकि ये इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, फ़खर रानी साहब बहुत शुक्रिया आपके लिए। मोहम्मद अली साहब, रूसी मीडिया के इदारे आरटी इंडिया ने एक पोस्ट लगाई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्यूटन से मुलाकात से मुतल्लिक, जो बड़ी मुतनाज़ हो गई। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आई और फिर बाद में आरटी ने इसको अपने जो सोशल मीडिया हैंडल था उससे उतार भी दिया। लेकिन अभी भी भारतीय मीडिया इससे मुतल्लिक दावे कर रहा है कि वो खबर सच थी और मुलाकात के लिए इंतज़ार करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को। आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं? क्या प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या क्या? मैडम अलीना, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आरटी मॉस्को ने नहीं लगाई या आरटी तुर्कमेनिस्तान ने नहीं लगाई, ये आरटी इंडिया ने लगाई है। तो आपको उसके मकासद भी समझ में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, जो भी इस तरह का इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कोई इवेंट या कॉन्फ्रेंस होती है जो हाई लेवल जिसमें मुलाकातें होती हैं, उसका एजेंडा, उसकी मुलाकातें बहुत पहले से, महीनों हफ्तों पहले तय की जाती हैं। ये इस तरह नहीं है कि मैंने किसी से टाइम लिया है किसी अफसर से मिलने के लिए और वो मुझे बाहर दफ्तर में बिठा रहा है। और आप देखें कि इसी मौके पे हमारे वजीर आजम ने ईरान के सदर से भी मुलाकात की, तुर्की के सदर से भी मुलाकात की। साइड लाइन्स पे ये कर्टेसी कॉल्स होती हैं जो कि रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये साइड लाइन की मीटिंग्स। लेकिन ये इस तरह का जो फेक प्रोपेगेंडा है कि जनाब उसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि आप देखें पिछले तकरीबन 5 माह में भारत को जिस तरह की उसकी आलमी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, उसकी साख को, तो वो इस तरह की एंटिक्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आलमी मीडिया है वो उसको सीरियसली नहीं लेता है। एंड सर, डू वी नो फॉर अ फैक्ट कि वो 40 मिनट वगैरह कोई इंतजार नहीं हुआ था या बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था? व्हाट इज द स्टोरी? नहीं देखें, इस तरह की बात हो ही नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होती है स्टाफ ऑफिसर्स के दरमियान, डिप्लोमेट्स के दरमियान, वो बहुत सीमलेस होती है। उसमें मैं इन डायलॉग्स में शरीक रहा हूं। वो इस तरह हो ही नहीं सकता कि कोई ये इस तरह नहीं है कि कोई दरबार लगा हुआ है और प्यूटिन साहब भी वहां पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है, वो भी एक स्पीकर के तौर पे आए हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम गए हुए हैं या और लोग गए हुए हैं। तो अगर एक साइडलाइन की मीटिंग है तो वो म्यूचुअल कंसेंट और कोऑर्डिनेशन और कन्वीनियंस की बेसिस पे की जाती है। ये इस तरह नहीं है कि आप किसी दफ्तर में गए हुए हैं और बड़ा अफसर वेट कर रहा है। ये जस्ट फेक प्रोपेगेंडा। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये आरटी इंडिया कह रहे हैं ना, आरटी मॉस्को तो नहीं कह रहा या आरटी तुर्कमेनिस्तान तो नहीं कह रहा। सर, वक्त हमारे पास जरा कम है, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। एक आज बड़ी हैपनिंग हुई है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर सवाल करना चाहती हूँ। श्रीलंका में एड भिजवाने के लिए इंडिया ने अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। आप इस इकदाम को कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो श्रीलंका में अभी कुदरती आफात का उसको सामना है, तो पाकिस्तान का बड़ा करीबी
दोस्त मुल्क है, हमें उसका एहसास भी है, और पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पे पाकिस्तान नेवी के कुछ जहाज मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू में अपना रोल प्ले किया। और इस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एनडीएमए की लीडरशिप से भी कई दफा बात हुई कि उन्होंने फौरी तौर पर वजीर आजम की हिदायत पर कुछ C-130 जहाज जो हैं वो इमदादी सामान ले जाने के लिए उन्होंने हुक्म दिया कि फौरी वो, और आपको मैं बताऊं कई दिन तक भारत ने उनको अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर से फ्लाई करने की इजाजत नहीं दी। वो कई दिन तक इस्लामाबाद में वेट कर रहे थे वो जहाज। तो मतलब दिस इज, और ये वो बात है कि इसका मतलब हमें नुकसान नहीं है, इसका नुकसान, इसका ज्यादा संजीदगी से इस मामले को कोलंबो में दिया जाएगा कि एक मुल्क हम मुझे हेल्प करना चाह रहा है और भारत उसकी हेल्प तक हम मुझे पहुंचने नहीं दे रहा। इंसानियत का नुकसान है सर, इस तरह के मौकों के ऊपर तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, मदद करते हैं। सर अब भारत ने कैसे इजाजत दी? क्या आपके पास इसके ऊपर इंटेल है? जी मैं यही बता रहा हूं कि देखें, पिछले चंद दिनों के दौरान भारत पे काफी दबाव बढ़ा है और खुद उनकी लीडरशिप को एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की सिफारती और जो इमदाद है उसको श्रीलंका पहुंचाने से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, श्रीलंका में भारत इज लुकिंग बैड। तो दे ऑल्सो रियलाइज कि इसका नुकसान खुद भारत को हो रहा है कि जनाब मैं रिलीफ के रास्ते में रोड़े अटका रहा हूं, रुकावट बन रहा हूं, इसका भारत को कोई फायदा नहीं है और पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर तवाहन और कराहन दबाव के तहत आके इसको इजाजत दी है। तो हमारे ऊपर उनका कोई एहसान नहीं है।